आज देखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कि एम्ब्रियोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में अपन एम्ब्रियोलॉजी के संबंध में विभिन्न जो साइंटिस्ट तथा जो फिलोसफर हैं उन्होंने अपने अपने विभिन्न मत प्रस्तुत किए। और मिस्र वासियों में ने जो 3000 से 1500 ईसा पूर्व काल में कंप्लीटली जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट और ग्रोथ के संबंध में उनको ज्ञान था। तो मिस्र वासियों का उस समय जो अबॉर्शंस एंड जो कॉन्ट्रासेप्टिव थी, गर्भ निरोधक थी, उनके बारे में पर्याप्त जानकारी थी उनको। और भारतीय जो शास्त्रों के अनुसार सुश्रुत संहिता में जो ह्यूमन का जो शिशु डेवलपमेंट का उल्लेख मिलता है। और पुरातन समय से ही जो भारतीय मान्यता है कि शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, जो बॉडी में एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं पांच तत्व। इन पंच तत्वों के अनुपात में असामान्यता से विभिन्न प्रकार की डिजीज उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि अपन देखते हैं कि पृथ्वी तत्वों की कमी से शरीर के भार में कमी होना तथा वायु तत्व में असामान्यता से वात रोग का उत्पन्न होना। मृत्यु के उपरांत पंच तत्व प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, अर्थात शरीर के तत्वों के चक्रण की जानकारी उनको थी। और अब इसी में अपन एम्पोडोक्लिस के बारे में उनकी मान्यता को माने तो देखते हैं कि जो प्राणी परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है एनिमल का, उसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही जो पेरेंट्स हैं उनका आंशिक योगदान होता है। इसी प्रकार से जो भ्रूणकी के संबंध में हीरोफिलस, गैलेन तथा हिप्पोक्रेटिस ने अपने मत प्रस्तुत किए। और एरिस्टोटल ने डीजनरेशंस एनिमेलियम्स में जो उनकी बुक थी उसमें जो चिक सहित अन्य जो एनिमल्स थे उनके डेवलपमेंट का विस्तृत रिसर्च उसमें पब्लिश किया। और जो एरिस्टोटल ने जो एम्ब्रियोलॉजी में योगदान के सम्मान में इन्हें फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। देखते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन के रिलेशन में भी अपन विभिन्न जो साइंटिस्टों के जो विभिन्न थ्योरीज थी उनको प्रस्तुत किए। एरिस्टोटल ने जो एम्ब्रियो का डाइसेक्शन करके पाया कि जो मैटिंग के दौरान यदि मेल के जो हीट के द्वारा जो उसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, परंतु एरिस्टोटल का मानना था कि जो ग्रीष्म काल में यदि मेल की जो उत्पत्ति की संभावना अधिक होती है। परंतु इस मत को क्रिश्चियन चर्च या गैलेन ने पूर्णतः उनका समर्थन दिया। गैलेन ने शरीर जो संरचना होती है एनाटॉमिकल्स पर बहुत सारे रिसर्च किए और 1000 वर्षों तक माना गया था इनके शोधों को। और 1543 में एंड्रूड्यूस जो विसेलियस और पैडान था, उन्होंने अधिकतर गैलेन के जो थ्योरीज थी उनको मॉडिफाई कर दिया। और इनके हिस्स जो थ्योरीज पर फीमेल एंड मेल के में समान जो रिब्स होती हैं और चर्च के द्वारा इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि अपन आधुनिक जो सोच को छोड़कर अपन हम बहुत साल पहले की बात करते हैं। तो उस टाइम जब कि इतना साइंस डेवलपमेंट नहीं था, इतने इक्विपमेंट नहीं थे, तब इनकी मान्यताएं प्रचलित थी और उन मान्यताओं को उस समय के अनुसार उनको माना गया। तो 15वीं शताब्दी के पश्चात जो बहुत सारे इसमें वेसेलियस की जो एनाटॉमी को मान्यता मिलने से गैलेन की एनाटॉमी को एक तरह से उसको धक्का लगा। उस समय तक जो सेक्स डिटर्मिनेशन के रूप में हीट व न्यूट्रिशन को माना जाता था। 19 जो सेंचुरी थी उस तक मेंडल के जो नियमों का पुनः खोज कर जो क्लाइमेटिक इफेक्ट्स के कारण भी सेक्स डिटर्मिनेशन को माना जाता रहा। एम्ब्रियोलॉजी को जो पूर्व काल में जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की जो मशीनरी माना जाता था, जबकि डेवलपमेंट और बायोलॉजिकल जो डिटर्मिनेशंस थे क्लाइमेट को माना जाता था। और ऑगस्टन वीजमैन ने 1875 में माना कि जो बटरफ्लाई होती है वह विभिन्न सीजन में भी विभिन्न प्रकार की उत्पन्न होती है।
इनका कलर डिफरेंट होता है, अर्थात डेवलपमेंट पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में वोल्टवर्थ ने माना कि जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होता है वो डीएनए में स्थित होता है, और लंबे समय तक जो एम्ब्रियोलॉजी को इवोल्यूशनरी चेंजेज का एक साधन समझा जाता था। ऐसा माना गया कि जो भ्रूण में या एम्ब्रियो में जो स्थित जो कम्प्लीटली सेल्स के डेवलपमेंट का जो पाथ होता है उसके आधार पर एनिमल्स के भिन्नता उत्पन्न हो सकती है कि उनका डेवलपमेंट का रास्ता क्या है या पथ क्या है उसके आधार पर। इसी तरह से विल्सन ने अपनी जो पुस्तक थी सेल इन डेवलपमेंट एंड इनहेरिटेंस में लिखा कि एनिमल डेवलपमेंट में जो न्यूक्लियस महत्वपूर्ण कारक होता है और डेवलपमेंट हेतु क्रोमेटिन आवश्यक होते हैं। इस प्रकार जो एम्ब्रियोलॉजी के संबंध में शोध के पश्चात विभिन्न जो साइंटिस्ट और दार्शनिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, और वो सिद्धांत अपने समय के हिसाब से वो मान्यता मिली, और धीरे धीरे उनको फिर जैसे जैसे साइंस का विकास होता गया वैसे वैसे उनको नकारा गया। तो इस तरीके से जो उस समय के हिसाब से उनकी जो मान्यताएं थीं उसमें जो डिफरेंट जो मत वाले थे उन्होंने अपने समय के हिसाब से अपने ज्ञान के हिसाब से उन्होंने उनको मान्यता देने की कोशिश की और उनको माना गया। इसी क्रम में अपन देखते हैं कि जो एक आता है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी यानी कि जो स्पर्म एंड ओवम की खोज के पश्चात यह जो थ्योरी थी वह अस्तित्व में आई, और इसके अनुसार जो गैमेट्स में एनिमल्स पूर्व निर्मित तथा सूक्ष्म रूप में पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात यह जो सूक्ष्म जीव होते हैं यह न्यूट्रिशन प्राप्त कर कंप्लीटली डेवलपमेंट दर्शाता है। इस जो माइक्रो एनिमल्स में डेवलप जो एनिमल्स है उसकी सभी स्ट्रक्चर पूर्व में निर्मित होती हैं, यानी कि वो प्री फॉर्मेशन होती हैं। अतः इसे पूर्व रचनावाद कहते हैं, और पूर्व रचनावाद जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी है उसका प्रतिपादन स्वेमडर ने जो फ्रॉग पर अपना रिसर्च किया, और 16वीं शताब्दी के विभिन्न जो वैज्ञानिक थे जैसे मेलपिगी, बोनेट, इनका पूर्ण समर्थन मिला। अतः इस सिद्धांत के समर्थकों को प्री फॉर्मनोलिस्ट कहते हैं, यानी पूर्व रचनावादी। इसके पश्चात जो फ्रांसीसी दार्शनिक थे निकोलस डी मालब्रेंच ने उनको एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम था इनकैसमेंट थ्योरी, यानी संकोचन सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जो गैमेट्स होता है उसमें जो अगली जनरेशन होता है उसका एक मिनिएचर उसमें स्थित होता है, सूक्ष्म रूप उसमें स्थित होता है, सूक्ष्म जीव उसमें पाया जाता है, और अगली पीढ़ी का जो सूक्ष्म जीव उसमें पूर्ण निर्मित होता है, यानी पहले से ही मौजूद होता है। इसी तरह स्पर्म व ओवा की खोज पूर्ण होने के पश्चात पूर्व रचनावादी दो ग्रुप में विभक्त हो गए। कुछ जो प्रीफॉर्मेटिस्ट थे उनमें के अनुसार ओवम में एनिमल का सूक्ष्म रूप उपस्थित होता है, मिनिएचर उपस्थित होता है। ओवा में जो स्टोर्ड जो न्यूट्रिशंस होता है उसमें जो पोषण प्राप्त करने से इसमें ग्रोथ व डेवलपमेंट होता है। इसी कारण कुछ एनिमल्स जैसे एफिड्स होती हैं उनमें जो एग बिना स्पर्म के संयोग से डेवलपमेंट दर्शाते हैं। हम जानते हैं कि एफिड्स में जो पार्थेनोजेनेसिस होता है, और इस सिद्धांत के जो समर्थक थे उन्हें ओविस्ट कहा जाता है। ओविस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने ओवा में उपस्थित सूक्ष्म जीव यानी मिनिएचर का मौजूद होने का उन्होंने समर्थन किया था, और उन्होंने कहा था कि जो ओवम होता है उसमें जो अगली जनरेशन का जो जीव होता है वो मिनिएचर के रूप में पहले से ही मौजूद होता है, और बाद में वहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त कर पोषण प्राप्त करके वह कंप्लीटली एनिमल में डेवलपमेंट हो जाता है या चेंज
हो जाता है। इस तरीके से इन्होंने इस जो सिद्धांत था उन्हें ओविस्ट कहा, उनकी मान्यता।